यूरेस्का के यहाँ से लुकास्का अपने घर गया और भरा कुआसा जमीन से उठ रहा था और गांव पर छाता जा रहा था। ढोल ढंगर नजर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके हिलने डुलने की आवाजें चारों ओर से आ रही थीं। मुर्गे अधिक जल्दी जल्दी और जोर जोर से बांगे देने लगे थे। उजाला हो रहा था और लोग उठने लगे थे। बिल्कुल पास पहुंचकर ही लुकास्का ने अपने अहाते की कुआसे से गीली बाड़, घर का ओसारा और खुली कोठरी देखी। कोहरे में छिपे अहाते में से लकड़ी पर कुल्हाड़ी चलाने की आवाजें आ रही थी। लुकास्का घर के अंदर चला गया। उसकी माँ उठ चुकी थी और अलाव घर के सामने खड़ी उसमें लकड़ियां डाल रही थी। छोटी बहन अभी बिस्तर में सोई हुई थी। क्यों लुकास्का, जी भर के मौज कर ली? माँ ने हौले से पूछा। रात कहाँ रहा? गांव में था, बेटे ने अनिच्छा से जवाब दिया और खोल में से बंदूक निकालकर उसे ध्यान से देखने लगा। माँ ने सिर हिलाया। लुकास्का ने बंदूक में थोड़ा सा बारूद डालकर अपनी गुत्थी निकाली और उसमें से कुछ खाली कारतूस लेकर उनमें बारूद भरने लगा। हर कारतूस को वह बड़े ध्यान से कपड़े में लिपटी गोली से बंद कर रहा था। यह परख कर कि कारतूस ठीक से बंद हुए हैं कि नहीं, उसने गुत्थी एक ओर रख दी। माँ, मैंने कहा था झूलों की मरम्मत कर देना, कर दी? उसने पूछा। हाँ हाँ, गूंगी शाम को बैठी कर रही थी। क्या चौकी पर जाने की बेला हो गई? मेरे पास तो तू बैठा ही नहीं। बस अभी तैयार हो जाऊं और फिर चलना चाहिए। लुकास्का ने बारूद की गुत्थी बांधते हुए जवाब दिया। गूंगी कहाँ है? बाहर गई है क्या? लकड़ियां चीरती होगी, तुझे याद कर रही थी। कहती थी मुझसे मिले बिना ही चला जाएगा। ऐसे हाथ चेहरे पर रखती, चुटकी बजाती और दिल पर हाथ रखती। मिलने को जी करता है, जाऊं बुलाऊं क्या? अब्रेक की तो सारी बात समझ गई। बुला लाओ, लुकास्का बोला। मैंने वो चर्बी रख दी थी, लेती आना, तलवार पर लगानी है। बुढ़िया बाहर गई और कुछ मिनट में चरमराती सीढ़ियां चढ़कर लुकास्का की गूंगी बहन अंदर आई। वह भाई से 6 साल बड़ी थी। सभी गूंगे बहरों के चेहरों पर भौंडे ढंग से बदलने वाले भावों के साथ साथ जड़ता का जो भाव सदा अंकित रहता है, वैसा ही यदि उसके चेहरे पर ना होता तो बहन की शक्ल भाई से बहुत मिलती जुलती लगती। वह गाढ़े की पैबंद लगी कमीज पहने थी, पांव नंगे और मिट्टी से सने थे। सिर पर पुराना नीला रुमाल था। गर्दन, हाथों और चेहरों पर नसें उभरी हुई थीं, जैसे कि मर्दों की उभरी होती हैं। उसके कपड़ों से और हर बात से यह पता चलता था कि वह लगातार भारी मर्दाना काम करती रहती है। वह लकड़ियों का गट्ठर लाई थी जो उसने अलाव घर के पास फेंका। फिर वह भाई के पास आई। मुस्कान से उसके सारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं। भाई का कांधा छूकर वह हाथों, चेहरों और सारे शरीर से उसे जल्दी जल्दी इशारे करने लगी। अच्छा अच्छा, शाबाश, इतेपका, भाई सिर हिलाते हुए जवाब दे रहा था। सारी चीजें बांध दी, मरम्मत कर दी, शाबाश, ले तेरा इनाम। और अपनी जेब में से 2 बिस्किट निकालकर उसने बहन को दे दिए। गूंगी का चेहरा लाल हो गया। वह तरह तरह की आवाजें निकालते हुए अपनी खुशी जाहिर करने लगी। बिस्कुट झटपट वह और भी जल्दी जल्दी इशारे करने लगी, अक्सर एक ओर को दिखाते हुए और मोटा अंगूठा भौहों पर चेहरे पर फेरते हुए। लुकास्का उसकी बात समझ रहा था और मुस्कुराते हुए सिर हिला रहा था। वह कह रही थी कि भाई लड़कियों को मिठाई दिया करे, कि लड़कियों को वह अच्छा लगता है और एक लड़की मरियंका जो उनमें सबसे अच्छी है।
वह भी उससे प्यार करती है। मयंका को उसने इस तरह दिखाया, पुचकारते और सिर हिलाते हुए जल्दी जल्दी उसके हाथे की ओर, अपनी बाहों और चेहरे की ओर इशारा किया। प्यार करती है बताने के लिए उसने हाथ छाती पर दबाया, फिर चूमा और फिर जैसे किसी का आलिंगन किया। माँ घर में लौट आई और यह देखकर कि गूंगी बेटी क्या कह रही है, उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। गूंगी ने उसे बिस्किट दिखाए और फिर से खुशी जाहिर करने वाला शोर किया। मैंने उस रोज उलीतका से कहा था कि विवाह तय करने के लिए घटक भेजूंगी। माँ ने कहा। बात तो उसने मेरी ठीक से सुनी। लुकास्का ने माँ पर मौन नजर डाली। क्या बात करती हो माँ? अंगूरी बेचने ले जानी है, घोड़ा खरीदना है। ले जाऊंगी जब बेला आएगी। पीपे तैयार करने हैं, माँ ने कहा प्रत्यक्षता। वह यह नहीं चाहती कि बेटी गृहस्थी के मामले में दखल दे। प्रत्यक्षता वह नहीं चाहती थी कि बेटा गृहस्थी के मामले में दखल दे। ड्योढ़ी में से बड़ा झोला उठा लियो, पड़ोसियों से मांगा है तेरे लिए। साथ ले जाने को कुछ चीजें रख दी हैं, या कहे तो जीन के झोलों में रख दूं। ठीक है, लुकास्का ने जवाब दिया। नदी पार से गिरेई खान आया तो उसे चौकी पर भेज देना। मुझे तो अब जल्दी आने नहीं देंगे, मुझे उससे काम है। वह जाने की तैयारी करने लगा। भेज दूंगी बेटा, जरूर भेज दूंगी। तो तुम लोग यमका के यहाँ ही मौज करते रहे, बुढ़िया बोली। तभी तो रात को ढोरों को देखने उठी तो गाने की आवाज सुनी, लगा तेरी ही है। लुकास्का ने कोई जवाब नहीं दिया। ड्योढ़ी में आ गया, झोले कंधे पर लादे, कोट का दामन ऊपर खोसा, बंदूक उठाई और दहलीज पर रुक गया। अच्छा माँ, मैं चला, उसने कहा। नजारका के हाथ पीपी भेज देना, मैंने साथियों से वादा कर रखा है, वह लेने आएगा। फाटक बंद करते हुए उसने अपनी माँ से कहा। खिग्रीश तेरी रक्षा करे, खिग्रीश तेरी रक्षा करे लुकास्का, भगवान तेरा साथ दे। भेज दूंगी, नए पीपे में से भेज दूंगी, बाढ़ के पास जाते हुए माँ ने जवाब दिया। और सुन, बाढ़ पर झुककर वह बोली। कज्जाक थम गया। तूने यहाँ मौज मस्ती कर ली, शुक्र है भगवान का। नौजवान भला मौज कैसे ना करे, भगवान ने किस्मत खोली है, अच्छी बात है। पर बेटा देख, वहाँ ऐसे नहीं, अफसरों को खुश रखना, बस इसी का ख्याल रखना। यहाँ मैं अंगूरी बेच लूंगी, पैसे जमा कर लूंगी घोड़ा खरीदने को, रिश्ता भी पक्का कर लूंगी। अच्छा, त्योरियां चढ़ाते हुए बेटे ने कहा। भाई का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गूंगी चीखी। उसने सिर दिखाया और हाथ, जिसका मतलब था सिर मुंडा चेचेन। फिर भौहें तानकर उसने ऐसे दिखाया कि बंदूक से निशाना साध रही है। फिर चीखी और सिर हिलाते हुए जल्दी जल्दी गुनगुनाने लगी। वह कह रही थी कि लुकास्का एक और चोचैन मारे। लुकास्का यह समझ गया, मुस्कुराया और हल्के तेज कदम भरता पीठ पर चोगे तले बंदूक थामे घने कोहरे में खो गया। थोड़ी देर तक चुपचाप फाटक के पास खड़ी रहकर बुढ़िया घर के अंदर लौट आई और तुरंत ही काम में जुट गई। लुकास्का चौकी को चल दिया। उधर उसी समय यूरिस का मामा ने सीटी बजाकर अपने कुत्तों को उठाया और बाड़ फांद कर पिछवाड़ों से होता हुआ ओलेनिन के पास पहुंचा। शिकार पर जाते समय यूरिस का मामा औरतों का मुंह देखने से बचता था। ओलेनिन अभी सो रहा था। बन्यूसा अभी जाग तो गया था पर अभी उठा नहीं था। इधर उधर झांकते हुए सोच रहा था कि उठने की बेला हुई या नहीं। तभी यूरिस का मामा कंधे पर बंदूक लटकाए और शिकार के सारे साज सामान से लैस होकर अंदर घुसा। अपनी भारी आवाज में वह चिल्लाया, लाठी उठाओ, बचो, चेचेन आ गए।
ईवान, समोवार जला और तुम उठो फटाफट, बूढ़ा चिल्ला रहा था। ऐसे होता है हमारे यहाँ नौजवान। अरे यहाँ तो लड़कियां भी उठ चुकी हैं, झांको जरा खिड़की में से, देखो पानी लेने जा रही हैं, और तुम हो कि सोए पड़े हो। ओलेनिन जागा और उछलकर खड़ा हो गया। बूढ़े को देखकर, उसकी आवाज सुनकर उसने अपने को एकदम ताजा और प्रसन्न चित्त अनुभव किया। जल्दी करो बन्यूसा, जल्दी, वह चिल्लाया। ऐसे जाते हो तुम शिकार करने? लोग नाश्ता करने लगे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। लियाम इधर आ, वह कुत्ते पर चिल्लाया। बंदूक तैयार है कि नहीं? वह ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि घर में खासी भीड़ लगी हो। हाँ, गलती हो गई, अब क्या किया जाए? बन्यूसा, बारूद लाओ और डांट भी, ओलेनिन ने कहा। जुर्माना भरो, बूढ़ा चिल्लाया। द्यूते बुलेबू, बन्यूसा ने मुस्कुराते हुए पूछा। तू अपना आदमी नहीं, क्या गिटपिट करता है शैतान? बूढ़ा अपने घिसे हुए दांत चमकाकर चिल्लाया। पहली बारी तो माफ होती है। अपने ऊंचे बूट पहनते हुए ओलेनिन ने मजाक किया। पहली बारी माफ, बूढ़े ने जवाब दिया, पर दूसरी बार सोते रहे तो पूरा मटका चिकीर का देना होगा। जरा गर्मी हो गई तो कोई हिरन विरन नहीं मिलने का। मिल भी गया तो क्या है, वह तो हमसे ज्यादा समझदार है। ओलेनिन ने पिछली शाम की बूढ़े की ही बात दोहराते हुए कहा। हम तो उसे धोखा नहीं दे सकते। हंस लो, मार लोगे तब बोलना। अच्छा, जल्दी करो। लो देखो, मकान मालिक भी तुमसे मिलने आ रही है। खिड़की में झांकते हुए यूरुस्का ने कहा। देखो तो कैसा सजा धजा है, नया कोट पहन लिया ताकि तुम देख लो कि वह अफसर है। क्या लोग हैं। सचमुच ही बन्यूसा ने आकर बताया कि मकान मालिक हुजूर से मिलना चाहते हैं। लार्जन अपने मालिक को कार्नेट के आने के मकसद के बारे में चेताते हुए बन्यूसा ने कहा। उसके पीछे पीछे स्वयं कार्नेट झोंके खाता हुआ कमरे में घुसा। वह नया चेरकेस कोट पहने था जिसके कंधों पर अफसर की पट्टियां थीं और उसके पैरों में अच्छी तरह पॉलिश किए हुए बूट थे, जो कि कज्जाकों के लिए बहुत ही बिरली बात थी। कार्नेट इल्या बालिश्चेविच पढ़ा लिखा कज्जाक था। वह खास रूस तक हो आया था, स्कूल में पढ़ाता था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह सभ्य शरीफ आदमी था। वह सभ्य शरीफ आदमी लगना भी चाहता था, लेकिन उसे देखकर बरबस यह आभास होता था कि उसके सुसंस्कृत होने के इस भौंडे दिखावे, उसके बनावटी आचरण, उसके आत्मविश्वास और उसके बोलने के बेतुके ढंग की तय में वह था बिल्कुल वही यूरुस्का मामा। उसका धूप से सांवलाया चेहरा, उसके हाथ और उसकी लाल नाक भी बिल्कुल यही कहते थे। ओलेनिन ने उससे बैठने को कहा। सलाम इल्या बासिल्चेव साहब। यूरुस्का ने इतना ज्यादा झुककर सलाम किया कि ओलेनिन को उसमें व्यंग का पुट दिखाई दिया। सलाम मामा, तुम पहले से ही यहाँ हाजिर हो? कार्नेट ने सिर हिलाकर जवाब दिया। कार्नेट कोई 40 साल का सूखा सा दुबला पतला खूबसूरत आदमी था, जिसकी नुकीली सफेद दाढ़ी थी। उसकी उम्र को देखते हुए उसके चेहरे पर अभी तक बहुत ताजगी थी। ओलेनिन से मिलने आते हुए उसे प्रत्यक्ष सबसे अधिक डर इस बात का था कि उसे कोई मामूली कज्जाक न समझ लिया जाए। सो वह शुरू से ही ओलेनिन को अपना महत्व जता देना चाहता था। यह हमारे मिस्त्री नमरूद हैं। आत्मसंतुष्ट मुस्कुराहट के साथ बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए उसने ओलेनिन से कहा। खुदा की नजरों में जबरदस्त शिकारी है। यह हमारा हरफन मौला है। लगता है आपको इससे मिलने की खुशी हासिल हो चुकी है। यूरुस्का मामा अपने कच्चे चमड़े के गीले जूतों को देखते हुए कार्नेट की योग्यता और विद्वता पर चकित सा सिर हिला रहा था और अपने आप से बुदबुदा रहा था। मिस्त्री नामरूद कैसी कैसी बातें सोचती हैं इसे भी। हाँ, शिकार पर जाने की सोच रहे हैं, ओलेनिन ने जवाब दिया।
जी हाँ जनाब, बिल्कुल, कार्नेट बोला, लेकिन मुझे जनाब से एक छोटे से कारोबारी मामले को लेकर कुछ बातें करनी है। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? देखिए, यह है कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आप शरीफ आदमी हैं, कार्नेट ने कहना शुरू किया, और चूंकि मैं भी एक तरह से अपने आप को अफसर के ओहदे का आदमी समझ सकता हूँ, इसलिए हम लोग हमेशा दर्जा व दर्जा आपस में मामले की गुफ्तगू कर सकते हैं, जिस तरह की शरीफ लोग करते हैं। उसने रुककर मुस्कुराते हुए ओलेनिन और बूढ़े की तरफ देखा। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश जानने की हो, यानी मेरी इजाजत से, तो चूंकि मेरी बीवी अपने तबके की अहमक औरत है, इसलिए कल की तारीख में आपने जो अल्फाज फरमाए थे उन्हें वह समझ नहीं सकी। इसलिए है यूं कि मेरा जगह अस्पतालों के बगैर रेजिमेंट के एडजुटेंट को 6 कलदार पर किराए पर उठाई जा सकती है। वैसे मैं हमेशा मुफ्त ही ऐसे दस्तबरदार को रखता हूँ, लेकिन चूंकि आपकी ख्वाहिश है, इसलिए मैं खुद एक अफसर के ओहदे का आदमी होने के नाते जाती तौर पर इस इलाके के बसिंदे की हैसियत से हर मामले में आपके साथ करारनामा कर सकता हूँ। यहाँ के दस्तूर के मुताबिक नहीं, बल्कि हर एतबार से उसकी शर्तों पर पाबंदी से अमल भी कर सकता हूँ। क्या फर्राटे से बोलता है, बूढ़ा बुदबुदाया। कार्नेट देर तक इसी अंदाज में बोलता रहा। आखिरकार उसकी इन सब बातों से ओलेनिन काफी मुश्किल में ही यह समझ पाया कि कार्नेट किराए के तौर पर महीने में चांदी के 6 रूबल लेना चाहता है। वह खुशी खुशी इसके लिए राजी हो गया और उसने अपने मेहमान से एक गिलास चाय पीने को कहा। कार्नेट ने मना कर दिया। यहाँ की बेवकूफ़ी रस्मों के मुताबिक हम आम दुनियावी गिलास से पीना एक तरह का गुनाह समझते हैं। उसने कहा, हालांकि जाहिर है अपनी तालीम की वजह से मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन अपनी इंसानी कमजोरी की वजह से मेरी बीवी। अच्छा, तो चाय पियेंगे? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना खास गिलास ले आऊं, कार्नेट ने जवाब दिया और बाहर ओसारे पर निकल आया। गिलास देना, वह चिल्लाया। कुछ ही मिनट बाद दरवाजा खुला और गुलाबी आस्तीन से ढके एक सबलाए हुए नौजवान हाथ ने गिलास बाहर दिया। कार्नेट ने वहां जाकर गिलास ले लिया और फुसफुसाते हुए अपनी बेटी से कुछ बात की। ओलेनिन ने कार्नेट के लिए खुद उसके खास गिलास में और युरास्का के लिए आम दुनियावी गिलास में चाय उड़ेली। कार्नेट ने गरम गरम चाय सुड़-सुड़ करते हुए पी और गिलास खाली करते हुए कहा, लेकिन मेरी कोई ख्वाहिश आपके रोके रखने की नहीं है यूं कि मुझे भी मछली के शिकार का जबरदस्त शौक है और मैं भी यहाँ यूं समझ लीजिए महज तफरीह के लिए अपने काम से गैर हाजिर की मोहलत लेकर आया हूँ। मैं भी अपनी तकदीर आजमा कर देखना चाहता हूँ कि शायद तेरे के तोहफों में से कुछ मेरे हिस्से में भी आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाने की मेहरबानी करेंगे और हमारे गांव के दस्तूर के मुताबिक हमारी अंगूरी से अपने होंठ तर करेंगे। यह कहकर कार्नेट झुका और ओलेनिन से हाथ मिलाकर बाहर चला गया। जब ओलेनिन तैयार हो रहा था, उसने कार्नेट को हाकिमाना और समझदारी के लहजे में अपने घर वालों को हुक्म देते सुना और फिर कुछ ही मिनट बाद उसे पतलून के 5-6 घुटनों तक चढ़ाए, फटा सा कोट पहने और मछली पकड़ने का जाल कांधे पर रखे खिड़की के पास से गुजरते देखा। मक्कार कहीं का, चाय के आखिरी घूंट भरते हुए यूरोस्का मामा ने कहा, तो क्या तुम इसे 6 कलदार दिया करोगे? कभी सुना है ऐसा वाला? अरे गांव का सबसे बढ़िया मकान तुम्हें 2 कलदार में मिल जाएगा। शैतान कहीं का, चलो मैं अपना मकान दिए देता हूँ 3 कलदार में। नहीं, मैं अब यहीं रहूंगा, ओलेनिन ने कहा। 6 कलदार? लगता है पैसे मुफ्त में आते हैं। ओहो, बूढ़े ने जवाब दिया। इवान चिकीरला,
कुछ खाकर और रास्ते के लिए कुछ पीकर ओलेनिन और बूढ़ा 7 बज चुकने पर घर से निकले। फाटक में उन्हें बैलगाड़ी मिली। आंखों तक सफेद रुमाल बांधे, कमीज के ऊपर बेसमेत पहने, पांवों में घुटनों तक ऊंचे जूते पहने और लंबी छड़ी हाथ में पकड़े मरियंका बैलों के सींगों में बंधी रस्सी से उन्हें खींच रही थी। अरे सुंदरिया, बूढ़े ने कहा और ऐसा दिखावा किया कि उसे पकड़ना चाहता है। मरियंका ने छड़ी उठाई और अपने मखमली नैनों से दोनों पर हंसती नजर डाली। ओलेनिन का चित्त और भी प्रसन्न हो गया। अच्छा चलो चलो, कंधे पर बंदूक उठाते हुए उसने कहा। वह महसूस कर रहा था कि लड़की की नजरें उस पर लगी हुई हैं। पीछे से बैलों को हाँकती मरियंका की आवाज आई और फिर चल पड़ी बैलगाड़ी की चरमर। वे गांव के पिछवाड़ों से, चारागांव से होकर चल दिए। बूढ़ा बोलता जा रहा था। वह कार्नेट को नहीं बुला पा रहा था। उसे बुरा भला कहता जा रहा था। इतनी क्या नाराजगी है तुम्हें उससे? ओलेनिन ने पूछा। कंजूस है, फूटी आंखों नहीं सुहाता मुझे, बूढ़े ने जवाब दिया। मर जाएगा तो सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। किसके लिए जोड़ रहा है? 2 मकान बना लिए, भाई से मुकदमा लड़के, दूसरा बाग भी हथिया लिया। चिट्ठी पत्री में भी तो कैसा उस्ताद है। दूसरे गांवों से लोग कागज लिखवाने इसके पास आते हैं। जैसे लिख देता है वैसी ही बात हो जाती है। एकदम सही बात लिखता है, पर जोड़ता किसके लिए है? एक तो छोकरा है और एक ये लड़की। इसे ब्याह देगा तो रहेगा ही कौन? दहेज के लिए ही जोड़ रहा होगा, ओलेनिन ने कहा। कैसा दहेज? अरे लड़की अच्छी है, इसे तो दहेज के बिना ही ले जाने वाले बैठे हैं। मगर यह शैतान तो ऐसा ही है कि बेहाना भी पैसे वाले घर में चाहता है। बड़ा कलीम पाना चाहता है। मेरा पड़ोसी है लुकास का, कज्जाक बांका जवान है। चेचेन को मारा है उसने। कब से रिश्ता मांग रहा है पर राजी ही नहीं होता। कभी कोई बहाना तो कभी कोई। कहता है लड़की अभी छोटी है। मुझे पता है क्या सोचता है। चाहता है इसके आगे शीश नवाते रहें, पर आखिर रिश्ता लुकास्का के साथ ही होगा, क्योंकि वह गांव का अव्वल कज्जाक है, जिगीत है। अबरेक को उसने मारा है, क्रास मिलेगा उसे। पर यह क्या, कल जब मैं आते में घूम रहा था तो देखा हमारे मकान मालिक की बेटी किसी कज्जाक के साथ चूमा चपटी कर रही थी। गप, बूढ़ा ठिठक कर चिल्लाया। सच, भगवान कसम, ओलेनिन ने कहा। शैतान की जात है औरत। कुछ सोचते हुए रुस्का ने कहा। कज्जाक कौन था? मैंने देखा नहीं। टोपी कैसी थी? सफेद, हाँ, और कोट लाल। तुम्हारे जैसे डील डोल का था? नहीं, मुझसे बड़ा। वही है, यूरिस्का ने ठेका मारा। वही है मेरा मार्का, लुकास का। मैं उसे मार्का कहता हूँ प्यार में। वही है। शाबाश बेटे, मैं भी ऐसा ही था, पहलवान। इनको देखना क्या? मेरी जान तो अपनी माँ भाभी के साथ सो रही होती तो भी मैं पहुंच जाता। एक थी, ऊंचे मकान में रहती थी। माँ उसकी चुड़ैल, मुझे देखते ही खोल पड़ती थी। मैं अपने कुनाह गिरचिक के साथ वहां आता, उसके कंधों पर चढ़ जाता, खिड़की खोलकर अंदर टटोलता। वह वहीं सोती थी। एक बार ऐसे ही उसे जगाया, वह लगी हाय हाय करने। मुझे पहचाना नहीं, कौन है? मैं बोलूं तो कैसे? माँ उसकी हिलने डुलने लगी थी। बस मैंने टोपी उतार कर उसके मुंह पर रख दी और वह तुरंत पहचान गई। टोपी पर तलवार से बने निशान को छूकर पहचान गई। बाहर निकल आई। बस देखो, और तो कुछ भी नहीं चाहिए। बस अपनी जान है कि दही भी लिए आ रही है, अंगूर भी, और भी जाने क्या क्या। यूरिस्का ने कहा। हर बात की व्यवहारिक व्याख्या करना उसे पसंद था। हाँ, एक नहीं थी, क्या जिंदगी थी। अब क्या है? अब कुत्तों के पीछे जाएंगे, फेजेंट को उड़ाकर पेड़ पर बिठाएंगे, तब गोली चलाना। तुम मरियंका पर डोरे डालना चाहोगे? तुम कुत्तों को देखो। अब शाम को बातें होंगी।
अपने चहेते कुत्ते लियाम की ओर इशारा करते हुए बूढ़े ने कहा। वे चुप हो गए। फिर इधर उधर की बातें करते 100 कदम चले होंगे कि बूढ़ा रुक गया। रास्ते के आर पार पड़ी एक डंडी और इशारा करके बोला, तुम क्या सोचते हो? ये ऐसे ही पड़ी है? नहीं, यह डंडी बड़ी बुरी है। क्या बुराई है इसमें? तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम मेरी बात सुनो। डंडी जब ऐसे पड़ी हो तो उसे लांगो नहीं, उससे बचकर निकल जाओ, या उसे ऐसे रास्ते से परे फेंक दो और जाप कर लो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम, और बस भगवान का नाम लेकर आगे चल दो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था मुझे यह सब। क्या बेकार की बातें करते हो? ओलेनिन ने कहा। तुम मरियंका की बात बताओ। क्या वह लुकास्का के साथ मौज करती है? सीसी, आप चुप रहो। फिर से बूढ़े ने फुसफुसाकर उसे टोक दिया। बस सुनते रहो। इधर से चक्कर लगाते हुए जंगल जंगल जाएंगे। और बूढ़ा कच्चे चमड़े के अपने जूतों में आहट किए बिना संकीर्ण पगडंडी पर घने बीड़ जंगल में बढ़ चला। नाक भौं से कोड़ते हुए उसने कुछ एक बार मुड़कर ओलेनिन को देखा, जो अपने बड़े बड़े बूटों से सरसर ठक ठक करता चल रहा था। बंदूक भी वह ठीक से नहीं उठाए था। कुछ एक बार वह रास्ते पर बढ़ आई टहनियों में फंसी थी। शोर नहीं मचा। हौले चल फौजी, ढूंढ। बूढ़े ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा। हवा से ही यह पता चल रहा था कि सूरज चढ़ गया है। कोहरा छट रहा था, लेकिन वन के शिखरों को अभी भी छिपाए हुए था। जंगल के बहुत ऊंचे होने की विचित्र अनुभूति हो रही थी। पग पग पर भूदृश्य बदल रहा था। जो पेड़ लगता था वह झाड़ी निकलता, सरकंडा पेड़ लगता। कोहरा कहीं कहीं उड़ रहा था और उसके तले से सरकंडों की गीली छतें प्रकट हो रही थीं। कहीं ओस बनकर वह रास्ते को और बाड़ों के पास घास को गीला कर रहा था। चारों ओर धुआरों में से धुआं उठ रहा था। लोग गांव में से निकल रहे थे। कोई बागों में काम करने जा रहा था, कोई नदी पर तो कोई चौकियों पर। घास उगे नीले रास्ते पर शिकारी साथ साथ चले जा रहे थे। दुम हिलाते और मुड़ मुड़कर मालिक को देखते कुत्ते उनके अलग अगल बगल चल रहे थे। झुंड के झुंड मच्छर हवा में मंडराते हुए शिकारियों का पीछा कर रहे थे। उनकी पीठ, मुंह और हाथ पर टूटते जा रहे थे। घास और जंगल की नमी की सौंध आ रही थी। ओलेनिन बार बार पीछे मुड़कर उस बैलगाड़ी को देखता था जिसमें मरियंका बैठी बैलों को हाँक रही थी। चारों ओर नीरवता थी। गांव की जो ध्वनियां पहले सुनाई दे रही थीं, वे अब शिकारियों तक नहीं पहुंच रही थीं। बस कुत्ते ही झाड़ियों में खड़बड़ कर रहे थे और कभी कभार चिड़िया चहक उठती थी। ओलेनिन जानता था कि जंगल में खतरा है, कि अबरेक सदा ऐसी जगहों में छिपते हैं। वह भी जानता था कि जंगल में पैदल के लिए बंदूक बहुत बड़ी सुरक्षा है। उसे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन वह अनुभव कर रहा था कि उसके स्थान पर किसी और को डर लग सकता है। उसके स्थान पर किसी और को डर लग सकता था और वह कोहरे में छिपे नम जंगल को बड़े ध्यान से देख रहा था। बिरले ही होने वाली क्षीण ध्वनियों को कान लगाकर सुन रहा था। बंदूक एक हाथ से दूसरे हाथ में ले रहा था। उसे एक नई प्रिय अनुभूति हो रही थी। यूरोस का मामा जहाँ कहीं डबरे के पास जानवर की खुरी देखता, थम जाता और उसे गौर से निहारता हुआ ओलेनिन को इशारा करता। वह प्रिय कुछ नहीं बोल रहा था, बस कभी कभार फुसफुसाकर कोई टिप्पणी करता। जिस रास्ते पर वे जा रहे थे उस पर कभी बैलगाड़ियां आती जाती रही थीं, लेकिन उनकी लीक पर कब से घास उग चुकी थी। दोनों ओर हिमरोई और चिनार का जंगल इतना घना और झाड़ झागड़ भरा था
कि उसके पार कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हर पेड़ पर जंगली अंगूर की बेलें ऊपर तक चढ़ी हुई थीं। नीचे घनी कटीली झाड़ियां उगी हुई थीं। हर छोटे से मैदान पर बोरियों के झाड़ उग रहे थे और सरकंडे, जिनकी रोएदार भूरी फुनगियां हवा में डोल रही थीं। कहीं कहीं रास्ते में जंगल की गहराई में जानवरों की बड़ी पगडंडियां और फेजेंटों की सुरंगों जैसी छोटी पगडंडियां चली गई थीं। मवेशियों से अछूते इस वन में हरियाली का जोर कदम कदम पर ओलेनिन को विस्मित कर रहा था। उसने इससे पहले ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा था। यह जंगल खतरा, रहस्यमय ढंग से बुदबुदाता बूढ़ा सुगड़, आकृति वाली मरंका और पहाड़, यह सब ओलेनिन को स्वप्न प्रतीत हो रहा था। फेजेंट बिठा दिया, पीछे मुड़कर देखते हुए और अपनी टोपी मुंह पर खींचते हुए बूढ़ा बुदबुदाया, थूतना तो ढक लो अपना। फेजेंटों को आदमी का थूतना अच्छा नहीं लगता। उसने गुस्से से ओलेनिन पर हाथ झटका और प्राय रेंगता हुआ आगे बढ़ा। ओलेनिन अभी पीछे ही था जब बूढ़ा थम गया और पेड़ पर नजर दौड़ाने लगा। पेड़ से फेजेंट कुत्ते पर कुड़कुड़ा जो उस पर भौंक रहा था और पेड़ से फेजेंट कुत्ते पर कुड़का जो उस पर भौंक रहा था। और तब ओलेनिन ने फेजेंट देखा, लेकिन उसी क्षण धमाका हुआ। यूरेस्का की भारी भरकम बंदूक तोप सी गरजी। फेजेंट उड़ा और पर गवाता हुआ जमीन पर आ गिरा। बूढ़े के पास जाते हुए ओलेनिन ने एक और फेजेंट को डरा दिया। वह उड़ा। ओलेनिन ने बंदूक घुमाई और गोली दागी। फेजेंट को जैसे किसी ने ऊपर उछाला और फिर वह टानियों में फंसता पत्थर सा नीचे आ पड़ा। शाबाश, बूढ़ा हंसते हुए चिल्लाया। उसे उड़ते पंछी पर निशाना लगाना नहीं आता था। फेजेंटों को उठाकर वे आगे चल दिए। गति और प्रशंसा से उत्तेजित ओलेनिन बार बार बूढ़े के साथ बात छेड़ रहा था। ठहरो, इधर चलेंगे, बूढ़े ने उसे टोका। कल यहाँ हिरण की खुरी देखी थी। वे झुरमुट में मुड़ गए और कोई 300 कदम चलने के बाद एक छोटे से मैदान पर पहुंचे जहां सरकंडे उग रहे थे और कहीं कहीं पानी भरा हुआ था। ओलेनिन बूढ़े शिकारी से पीछे रह गया था। कोई 20 कदम आगे यूरिस का मामा झुका और अर्थमय ढंग से सिर हिलाने और हाथ से इशारा करने लगा। उसके पास पहुंचकर ओलेनिन ने मनुष्य का पदचिन्ह देखा जिसकी ओर बूढ़ा इशारा कर रहा था। देखा तो क्या हुआ? ओलेनिन ने जहां तक बन पड़ा शांत स्वर में कहा। आदमी के पैर का निशान है। अनचाहे ही उसके मस्तिष्क में कूपर के पाथफाइंडर का अबरेकों का विचार कौन गया। लेकिन बूढ़ा जिस रहस्यमय ढंग से चल रहा था उसे देखते हुए वह कुछ पूछने का साहस नहीं कर पा रहा था और इस असमंजस में था कि यह रहस्यमयता खतरे से उत्पन्न है या शिकार से। नहीं, यह तो मेरा पैर है, यह देखो, बूढ़े ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया और घास पर उस जगह इशारा किया जहाँ जानवर की खुरी हल्की सी दिख रही थी। बूढ़ा आगे चल दिया। ओलेनिन उससे पीछे नहीं रह रहा था। 20 कदम चलकर नीचे को उतरते हुए वे एक झुरमुट में नाशपाती के छतनार पेड़ के पास पहुंचे जिसके तले जमीन काली पड़ी हुई थी और ताजी लीद नजर आ रही थी। अंगूर की बेलों से घिरा यह स्थान कोई रमणीय लता मंडप लगता था जहां छुटपुटा था, ठंडक थी। सुबह यही था। बूढ़े ने आह भरकर कहा, निशान ताजे हैं। सहसा उनसे कोई 10 कदम दूर जंगल में बड़े जोरों की तड़तड़ हुई। दोनों ने चौंक कर बंदूकें थामी, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। बस टहनियों के टूटने की ही आवाज आ रही थी। पल भर को हिरन के सर पर दौड़ने की आवाज आई।
तड़ गूंज में बदल गई, जो शांत जंगल में दूर ही दूर तक फैलती जा रही थी। ओलेनिन के हृदय में मानो कुछ टूट गया। घने झुरमुट में नजरें गड़ाए कुछ देख पाने का वह व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था। अंततः वह बूढ़े की ओर मुड़ा। यूरिस का मामा बंदूक छाती से सटाए निश्चल खड़ा था। उसकी टोपी पीछे को खिसक गई थी, आंखों में असाधारण चमक थी और मुंह जिसमें से घिसे हुए पीले दांत निकले पड़ रहे थे खुले का खुला रह गया था। बारहसिंगा, वह बोला और हताशा से बंदूक जमीन पर फेंककर वह अपनी सफेद दाढ़ी नोचने लगा। यहीं खड़ा था, रास्ते से आना था। बुद्धू, और उसने गुस्से में अपनी दाढ़ी कसकर पकड़ ली। बुद्धू सुअर, अपनी दाढ़ी जोर जोर से नोचते हुए वह कहे जा रहा था। जंगल पर से मानो कुछ उड़ता हुआ गुजरा था। भागते हिरण की आवाज दूर दूर तक चारों दिशाओं में गूंज रही थी। सांझ का छुटपुटा हो गया था जब बूढ़े के साथ ओलेनिन घर लौटा, थका मांदा, भूखा और बलवान। खाना तैयार था, उसने खाना खाया, बूढ़े के साथ पी, सो उसे गर्माहट मिली। चित्त प्रसन्न हो गया और वह ओसारे पर निकल आया। फिर से उसकी आंखों के सामने डूबते सूरज की किरणों में चमकते गिरिपिंड थे। फिर से बूढ़ा शिकार, अबरेकों और जानों के मोज चैन की जिंदगी अपने अनगिनत किस्से सुना रहा था। फिर से सुंदरी मरयंका अंदर बाहर आ जा रही थी, आहता पार कर रही थी। कमीज तले सुंदरी की हष्ट पुष्ट अछूती देह का आवास होता था।